कहानी झांसी रोड ग्वालियर की है। ग्वालियर में झांसी रोड है, यहाँ पर एक थाना है, झांसी रोड थाना। इस थाने में एक कॉल आती है और कॉल पे सामने एक लड़की रहती है। वो कहती है कि उसके मोहल्ले में एक हत्या हुई है और हत्या एक लेडी की हुई, एक महिला है जिसका कत्ल उसके पति ने ही किया है। अब उसके बाद जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं, भागते हुए उस मोहल्ले में जाते हैं, फिर उस घर में जाते हैं जहाँ पर यह कत्ल होता है, तो देखते हैं कि एक लेडी की बॉडी ज़मीन पे पड़ी हुई है और पूरी ज़मीन खून से लथपथ है। फ़ौरन उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसके बाद फिर वो उसके हस्बैंड को थाने लेकर आते हैं। थाने लेकर आने के बाद अब उससे पूछताछ करते हैं। फिर उसने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया। जुर्म का इकरार करने के बाद पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आला अफसरान आ जाते हैं और तमाम न्यूज़ चैनल, जो लोकल न्यूज़ चैनल थे और जो नेशनल न्यूज़ चैनल थे, सबको यह खबर दे दी जाती है कि इस कत्ल का मुजरिम यही इसका हस्बैंड है। अब उसके बाद पुलिस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर उसे वापस से थाने लेकर चली जाती है। इसी बीच थाने से एक पुलिस वाले का एक डॉक्टर को कॉल जाता है और वो डॉक्टर होता है डॉक्टर हर्ष शर्मा, ये फॉरेंसिक साइंटिस्ट। अब उसके बाद इनको जब कॉल आता है तो पुलिस वाला कहता है कि डॉक्टर साहब एक मरतबा आप आइए थाने और इस मुजरिम से आप मिल लीजिए। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि मैटर क्या है, तो वो बताता है कि इसने अपनी पत्नी का कत्ल किया और ये अपना जुर्म भी कबूल कर चुका है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब इसमें मेरा क्या काम है, सारा जुर्म तो उसने कबूल कर लिया है, तो अब मेरा इसमें तो कोई काम बचता नहीं है। तो कहता है फिर भी आप एक मरतबा आके इससे मिल लीजिए, हो सकता है कुछ सामने आ जाए। फिर डॉक्टर साहब झांसी रोड थाने में आते हैं और उसके बाद पुलिस वाले से पूछते हैं कि कहाँ है कातिल, वो हस्बैंड उसका कहाँ पर है। तो बताते हैं कि वो लॉकअप में है, लेकिन आप बताइए कि पहले आप बॉडी देखेंगे ही पहले उससे मिलेंगे। तो कहते हैं अब यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो पहले मैं उससे ही मिल लूँ, उसके बाद फिर जाके पोस्टमार्टम हाउस में जाकर बॉडी को भी देख लूँगा। तो उसके बाद फिर मीटिंग होती है, उस हस्बैंड से डॉक्टर साहब को मिलवाया जाता है। उस बीच वहाँ से तमाम पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। अब डॉक्टर साहब और वो हस्बैंड जो उसका था वो आमने सामने बैठे हैं और डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं क्या तुमने ये कत्ल किया। तो वो कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब मैंने ही कत्ल किया है। तो वो पूछते हैं कि क्यों कत्ल किया। तो उसने बताया कि हमारी आपस में बनती नहीं थी, एक दूसरे से लड़ाई हुआ करती थी और इसी के चक्कर में मैंने उससे मार दिया। अब उसके बाद पूछते हैं डॉक्टर साहब कि किस चीज़ से मारा है। तो वो एक औजार बताता है कि मैं फ़लाँ चीज़ से मारा हूँ। तो पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इससे पहले पुलिस वाले भी उससे पूछते हैं कि जिससे तुमने ये कत्ल किया वो औजार कहाँ पर है। तो वो बताता है कि उसको नहीं पता है। अब डॉक्टर साहब पूछते हैं कि देखो तुम बता दो, क्योंकि मैं पुलिस वाला नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर तुमने कत्ल नहीं किया है तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद वो यही कहता रहा कि नहीं उसी ने कत्ल किया है। अब डॉक्टर साहब बार बार उससे पूछते रहे कि अच्छा वो औजार कैसा था, किस चीज़ से मारे थे, उसका शेप क्या था। तो पूछते हैं तो वो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है। फिर डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि चलो आखिरी मरतबा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम ये बता दो कि क्या ये कत्ल तुमने किया और वो औजार कौन सा था, अगर औजार था तो वो कहाँ पर है। तो उसके बाद फिर वो टूट जाता है, वो लगता है रोने, क्योंकि डॉक्टर साहब उसे वार्निंग दे दिए थे कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा फिर शायद ही तुम बच पाओ। अब वो टूटने के बाद फिर रोने लगता है और रोते हुए वो बताता है कि डॉक्टर साहब मैंने ये कत्ल नहीं किया, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि फिर तुमने ये कबूल क्यों किया कि तुमने मारा है। कि जब मैं पकड़ा गया उस वक्त पुलिस मुझे इस तरीके से टॉर्चर की और उन्होंने कहा कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, तुम इस जुर्म को कबूल कर लो, इस वजह से मैंने ये जुर्म कबूल कर लिया। अब उसके बाद वो बताते हैं कि इसीलिए तुम औजार नहीं बता पा रहे थे। कहा जब मैंने मारा ही नहीं तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि किस चीज़ से मारा मैंने। तो उसके बाद फिर लॉकअप से डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं और उसके बाद पुलिस वाले से कहते हैं कि मुझे पोस्टमार्टम हाउस लेकर चलो, वहाँ पे मैं बॉडी देखना चाहता हूँ। फिर डॉक्टर साहब को पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाया जाता है। वहाँ वो जब बॉडी देखते हैं तो वो देखते हैं कि बॉडी उसकी जो इतनी साफ़ सुथरी बॉडी थी, यानी इतनी चिकनी बॉडी थी कि उस पर अगर ज़ोर से दबाया जाता है तब भी वहाँ पर दाग पड़ जाता, खून का निशान पड़ जाता। इस तरीके से इतनी स्किन साफ थी उसकी। उसके अलावा बाकी पूरे जिस्म पे कोई दाग नहीं था, सिवाय सर के ऊपरी हिस्से में, यानी दाहिनी तरफ से एक दाग था, एक चोट का निशान था। उसके अलावा पूरी बॉडी पे और कहीं पे भी कोई निशान नहीं था। और ये चोट के बाद दूसरा एक ये था कि ये बाईं तरफ की ये जबड़े के यहाँ सूजन थी। अब डॉक्टर साहब ये देखते हैं, चेहरे को इधर उधर पलट के देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि आखिर निशान यहाँ पर चोट का, ये जबड़ा किस वजह से सूजा है, हो सकता है मारपीट का कोई निशान हो। अब उसके बाद फिर जो डॉक्टर था वहाँ पर पोस्टमार्टम करने के लिए,
वो उससे कहते हैं कि जब तुम इस बॉडी का पोस्टमार्टम करना तो ये ज़रूर देखना कि अगर इसकी बॉडी में इसके सर के किसी हिस्से में बुलेट मिले तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, वरना ये पोस्टमार्टम उस तरीके से होगा। और उसके बाद फिर वो थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद फिर उस हस्बैंड से मिलते हैं। वो उससे जाकर कहते हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी के सर से अगर बुलेट मिल जाती तो यानी तुम कातिल नहीं हो, अगर बुलेट नहीं मिलती तो ये जान लो कि तुम ही कातिल हो। और ये कह के डॉक्टर साहब थाने से वापस चले आते हैं। अब उसके बाद जब वो वापस अपने घर चले आते हैं, घर आने के बाद अचानक कुछ देर के बाद उन्हें कॉल आती, और वो कॉल उसी पोस्टमार्टम हाउस से आती है। जो पोस्टमार्टम करने वाला था उसने कॉल किया और घबराती हुई आवाज़ में उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब, आपका जो अंदाज़ा था वो सही था, इसके बाईं तरफ के जबड़े में एक बुलेट फंसी हुई है। डॉक्टर साहब फ़ौरन जाते हैं पोस्टमार्टम हाउस दोबारा से। वहाँ पर जाने के बाद फिर से जब उस बुलेट को देखते हैं, उस बॉडी को देखते हैं, तो वो ये समझ जाते हैं कि बुलेट जो चली थी वो ऊपरी हिस्से से चली, और वहाँ से निकलने के बाद ये जहाँ पर जबड़े में आकर फंस जाती है। जब उस बुलेट को निकाला जाता है तो फिर वो देखते हैं कि बुलेट चिपटी भी नहीं हुई है, यानी वो बुलेट सही सलामत उस जबड़े में जाकर फंसी हुई थी। अब उसके बाद डॉक्टर साहब ये समझ जाते हैं कि ये कत्ल उसके हस्बैंड ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। अब डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आप वापस से मुझे उस घर में लेकर चलो जहाँ पर यह हत्या हुई है। पुलिस वाले वापस से थानेदार जो होता है उनको उस घर में लेकर जाता है। अब डॉक्टर साहब उस एरिया का जितना भी सामान होता है सबकी जांच करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये गोली चली कहाँ से। हर जगह से वो देख लेते हैं कि किसी ऐसे एंगल से गोली चली हो जो बाहर से भी आ सकती हो, लेकिन डॉक्टर साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो वापस थाने जाते हैं और उससे पूरी स्टोरी पूछते हैं उसके हस्बैंड से कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि उसकी हत्या हो चुकी है, और तुम्हारा ही नाम क्यों आया कि लोगों ने ये कह के फ़ोन किया कि उसके हस्बैंड ने मारा है। तो वो पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि जब इसका कत्ल हुआ उससे पहली रात को वो लेट आया था, और अक्सर वो लेट आया करता था। फिर वो डॉक्टर साहब से पूछता है कि अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपकी पत्नी से क्या आपका कभी झगड़ा नहीं हुआ? तो कहता है हुआ, कई बार हुआ है। तो क्या इस बीच आपने कभी ये सोचा कि आप अपनी पत्नी का कत्ल कर देंगे? तो कहते हैं नहीं, कभी नहीं। तो कहता है सेम इसी तरीके से मेरी लाइफ थी, मेरा अक्सर उससे झगड़ा हुआ करता था, यानी कभी लेट आने पे, कभी दोस्तों के साथ घूमने पे, कभी शराब पीने पे, इस तरीके से अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन आज तक मैंने कभी उसका कत्ल करने को नहीं सोचा। और उसके बाद वो बताता है कि जिस दिन ये कत्ल हुआ उससे पहली रात को भी मैं शराब के नशे में घर आता हूँ, और घर आने के बाद फिर बीवी के साथ मेरा झगड़ा होता है, वो काफ़ी नाराज़ होती है, फिर मैं और वो दोनों जाकर अलग अलग सो जाते हैं। अब उसके बाद सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो मैं ये देखता हूँ कि आंगन में मेरी पत्नी मेरे बेटे को, जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल है, उसको पढ़ा रही है। तो मैंने ये पूछा कि ये तो स्कूल जाने का टाइम है, तो ये क्यों घर पर है? तो वो बताती है कि बस जो आती थी वो छूट गई इसकी, यानी हम लोग लेट सोकर उठे और बस आकर चली गई, इसलिए मैं इसे पढ़ा रही हूँ। अब उसके बाद वो ये सुनकर दोबारा से वो कहता है कि मैं सो जाता हूँ। आधा घंटा बाद जब मैं दोबारा उठता हूँ तो देखता हूँ अभी भी मेरी पत्नी उसे पढ़ा ही रही है। अब उसके बाद फिर मैं, क्योंकि रात में झगड़ा हो चुका था, मैं किचन में चला जाता हूँ चाय बनाने के लिए। फिर चाय बनाते वक्त मुझे याद आता है कि हो सकता है कि मेरी पत्नी भी चाय पिए, तो मैंने उससे किचन से ही आवाज़ लगा कर पूछा कि चाय पियोगी? तो वो कहती है कि हाँ, आधा कप पी लूँगी। तो मैंने इस चाय में आधा कप पानी और मिलाया और दूध मिलाया थोड़ा। उसके बाद मैं चाय बनाने लगा था। इसी बीच मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनती है कि जैसे कोई शीशे का सामान कहीं पर गिर गया हो। अब उसके बाद जैसे ही ये मैं आवाज़ सुनता हूँ तो मैं भागते हुए उस तरफ जाता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरी पत्नी उस कमरे के बाहर मुंह के बल गिरी हुई है, और उसकी बॉडी से खून रिस के पूरे फर्श पे फैला हुआ है। जैसे ही मैं देखता हूँ मैं शोर मचाता हूँ। इसी शोर को सुनते हुए मेरे पड़ोसी और तमाम बाहर के लोग जो थे वो अंदर चले आते हैं, और अंदर आने के बाद घर वाले भी थोड़ा नब्ज़ चेक करते हैं, तो ये देखते हैं कि वो मर चुकी है। तो फिर वो ये शोर मचाते हैं कि इसने मार दिया, इसने मार दिया, क्योंकि रात में भी मेरा झगड़ा हुआ था, उससे पहले भी मेरा झगड़ा हुआ था। तो वो ये सोचते हैं कि झगड़े के कारण मैंने उसे मार दिया है। अब उसके बाद फिर वो पुलिस को उसी में से कोई कॉल कर देता है, पुलिस आती है, मुझे गिरफ्तार करती है, और उसके बाद मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि तुम इस जुर्म को कबूल कर लो। अब डॉक्टर साहब ये जब पूरी कहानी सुन लेते हैं, फिर वो ये प्लान बनाते हैं कि अब असली कातिल को सामने लाना ज़रूरी है, अगर इसे बेगुनाह साबित करना होगा। अब वो ये करते हैं कि थानेदार से कहते हैं कि ऐसा करो, तुम उस पूरे इलाके में, जो उस घर का जो एरिया है, उस पूरे इलाके में तुम सुबह को जाओ और तफ्तीश करो, और जाना तो सिविल वर्दी में जाना, यानी वर्दी में मत जाना। एक जॉगिंग का ड्रेस पहनना और जॉगिंग करते हुए अपने कुछ साथियों को लेकर जाना, और उस पूरे इलाके में ये पूछना
कि क्या इस पूरे इलाके में किसी ने हवाई फायरिंग कल की थी क्या। अब उसके बाद थानेदार यही करता है, सुबह जब जॉगिंग का वक्त होता है, वो जॉगिंग का ड्रेस पहनता है अपने साथियों के साथ, फिर वो उस पूरे इलाके में एक एक कर तफ्तीश करता है, पूछताछ करता है। इसी बीच एक व्यक्ति मिलता है, उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हाँ, एक डॉक्टर है, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उन्होंने कल एक हवाई फायर किया था हम लोगों के सामने। अब उसके बाद फिर थानेदार उस घर का पता लगाता है, डॉक्टर साहब का पता लगाता है, फिर डॉक्टर साहब से आके बताता है, डॉक्टर शर्मा से आके बताता है। डॉक्टर साहब फिर उसके बाद फिर पुलिस के साथ उसके घर जाते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या कल आपने हवाई फायरिंग किया था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, कल मैंने हवाई फायरिंग किया था। तो बताते हैं कि क्यों किया था, तो बताते हैं कि मेरी बंदूक जो कि कल बन कर आई थी, तो उसका टेस्ट करने के लिए मैंने कल सबके सामने हवाई फायर किया था। तो अब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि क्या अपनी जो रिवॉल्वर है वो हमें दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं और रिवॉल्वर लेकर वापस आते हैं, डॉक्टर साहब को देते हैं। फिर उसकी बैलिस्टिक जांच होती है, जो डॉक्टर फॉरेंसिक थे उन्होंने इसकी बैलिस्टिक जांच की और गोलियों की जब मिलान किया तो पता ये चला कि जो उसके शरीर से गोली निकली थी, उसके सर से, वो गोली और इन डॉक्टर साहब की पिस्टल से जो गोली निकलती है, ये दोनों गोली सेम है। यानी इसी बंदूक से वो गोली चली थी जो उसकी पत्नी को आकर लगती। अब ये होता है कि डॉक्टर साहब ने तो हवाई फायरिंग की थी, फिर इस लेडी को कैसे बुलेट लगी। तो होता ये है कि जब डॉक्टर साहब हवाई फायरिंग करते हैं तो बुलेट तो ऊपर जाती है, लेकिन इसके घर की डायरेक्शन में वो डाउन आने लगती है और उसकी स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन वो उस जगह पर जहाँ पर वो लेडी खड़ी थी और अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, उस जगह पर ये बुलेट धीरे धीरे आती है और वो डायरेक्ट उसके पीछे की तरफ से ऊपर से ये दाईं तरफ से घुसती है और यहाँ पर आकर जबड़े में फंस जाती है। क्योंकि उसकी स्पीड स्लो थी, इसलिए वो जबड़े को फाड़ कर बाहर नहीं निकली, वो अंदर ही रह गई थी। अब उसके बाद फिर सारा मामला सामने आता है। पुलिस भी शर्मिंदा थी इस बात को लेकर कि उसने उसको फोर्स किया कि मान लो कि तुम ही कातिल हो। उसके बाद दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर इस केस की असलियत को बताया जाता है सबको। फिर जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर होम्योपैथी के, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, मतलब लापरवाही का, और बहुत बड़ा केस नहीं बनाया जाता, लेकिन लापरवाही का और इस तरीके के एक दो धारा से उनका केस दर्ज किया जाता है। फिर उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है उसके हिसाब से किया जाता है और इसे बेकसूर मान के इसे छोड़ दिया जाता है। ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें जो कातिल नहीं होता वो खुद को कातिल बताता है, लेकिन एक डॉक्टर की ईमानदारी, उसकी अक्लमंदी ऐसी थी कि उसे इंसाफ मिलता है और वो बेकसूर बाहर आ जाता है। जबकि ये कत्ल जानबूझकर नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर के ऊपर मामूली सी कार्रवाई होती है और फिर डॉक्टर साहब भी छूट जाते हैं बाद में। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।